हेलो स्टूडेंट, आज हम बर्न का 4 पार्ट लेके आ रहे हैं आपके सामने। प्रीवियसली हमने 3 पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था विथ एमसीक्यू के साथ, जो सीएचओ के अंदर क्वेश्चन बनने वाले हैं। आज हम लेके आ रहे हैं आपके सामने बर्न का 4 पार्ट। तो बर्न का हमने जो थर्ड पार्ट था, थर्ड सेशन था बर्न का, उसके अंदर हमने कुछ फॉर्मूलाज की बात की थी कि बर्न वाले पर्सन्स में कौन कौन से फॉर्मूलाज यूज करवाते हैं फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए। तो उसके अंदर ब्रॉक फॉर्मूला पढ़ा था और पार्कलैंड फॉर्मूला पढ़ा था। तो उसी पार्कलैंड फॉर्मूला को हम कंटिन्यू रखते हुए फिर उसी से रिलेटेड बातें करेंगे। तो पार्कलैंड फॉर्मूला के लिए सिंपल सा सूत्र क्या था, सूत्र लिखा हुआ था कि 4 ml पर्सन को क्या देना है, आरएल सॉल्यूशन यूज करवाना है पर केजी पर परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। इस सीक्वेंस में पर्सन्स को हम फ्लूइड देंगे, और इसी फॉर्मूला को कौन सा फॉर्मूला भी बोल सकते हैं, बैक्स्टर फॉर्मूला बोला जाता है इसी फॉर्मूला को। तो पार्कलैंड फॉर्मूला का यदि आपको पूछा जाए कि दूसरा नाम क्या है, तो पार्कलैंड फॉर्मूला को बैक्स्टर फॉर्मूला बोलते हैं। पार्कलैंड फॉर्मूला का जो ये 4 ml पर केजी पर परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया है, ये फॉर्मूला एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, ये एम्स के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, पीजीआई के अंदर भी क्वेश्चन आया है, और अगली बार अब सीएचओ के अंदर भी क्वेश्चन आएगा। तो इसके अंदर जो सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो सॉल्यूशन देने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका है कि किसी पर्सन को जितना भी फ्लूइड देना है उसका हाफ फ्लूइड आप 8 घंटे के अंदर अंदर ही देना होगा। यदि वापस आपको रिकवर करना है फ्लूइड को, या फिर बॉडी के अंदर जो हाइपोवोल्यूम है उसको रिकवर करना है, तो फर्स्ट हाफ फ्लूइड 8 घंटे के अंदर देना है। जैसे किसी पर्सन को 1000 ml फ्लूइड देना है, तो उस 1000 ml में से 500 ml फ्लूइड आपको कितने घंटे में देना है, 8 घंटे में देना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी का जो रिमेनिंग 500 ml फ्लूइड है, वो आपको अगले 16 घंटे में देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के 24 घंटे हैं, उस 24 घंटे में पर्सन को क्या करना, ओनली फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी देना है। और उस देने का ये तरीका है, और तो 24 आवर्स में हमने कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन जो अगले 24 आवर्स हैं, यानी 24 घंटे में तो फ्लूइड दिया है फ्लूइड, और अगले 24 घंटे में हम क्या देंगे, 0.3 से 1 ml 5% एल्बुमिन देंगी। प्रोटीन दिया जाएगा पर केजी पर परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया। ये देने का पर्पज क्या है स्टूडेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करना। आपको पता है एल्बुमिन का मेन काम होता है ऑनकोटिक प्रेशर को बढ़ाना। तो ये ऑनकोटिक प्रेशर को भी बढ़ाती है और ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ाने में भी सहायक होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लें कि एल्बुमिन कौन से प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑनकोटिक प्रेशर। हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती कौन सी है, तो एल्बुमिन है। हमारी बॉडी में लीवर कौन सी प्रोटीन बनाता है, तो ये एल्बुमिन है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से एल्बुमिन प्रोटीन है, वो ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करेगा। तो अगले 24 आवर्स में क्या करेंगे, 0.3 से 1 ml 5% एल्बुमिन पर केजी पर परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम पर्सन को दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ब्रॉक फॉर्मूला है। इसको फिर हमने यहाँ पे लिखा है कि पर्सन को ब्रॉक फॉर्मूला है, तो 2 ml RL सॉल्यूशन देना है। ये इसी को मॉडिफाई था, ये जो प्रीवियसली यूज किया जा रहा था। जैसे पार्कलैंड के भी 2 फॉर्मूला थे, तो पार्कलैंड के जो 2 फॉर्मूला थे उनको भी हमने क्या किया था, सीक्वेंस के अंदर मतलब अलग अलग यूज किया था। उसी प्रकार से ब्रॉक फॉर्मूला को मॉडिफाई हमने पढ़ा था। यहाँ पे ब्रॉक फॉर्मूला सिंपल है कि 2 ml RL सॉल्यूशन देते हैं पर केजी पर परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग दिया जाता है, और फर्स्ट 24 आवर्स। ठीक है भाई, ये फॉर्मूला है कि 24 घंटे तक फ्लूइड देने का तरीका बताया गया है कि पार्कलैंड और ब्रॉक के अकॉर्डिंग कैसे। तो वो सेम है कि 8 घंटे के अंदर आधा फ्लूइड देना है, और बाकी के रिमेनिंग 16 घंटे के अंदर बचा हुआ आधा फ्लूइड यूज करवाना है ना। जैसे 500 ml फ्लूइड 8 घंटे में देना है, और 500 ml अगला वाला फ्लूइड है वो
16 घंटे में देना, ये हमने बात कर ली थी। यदि इसके अंदर एल्बुमिन यूज करवानी है अगले नेक्स्ट 24 आवर्स में, यदि इसको एल्बुमिन देना है तो 0.3 से 0.5। पार्कलैंड में थोड़ा अलग था, डिफरेंस था, यहाँ पे कुछ अलग है, उसमें 1 तक यूज करवा सकते हैं, लेकिन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 0.3 से 0.5 ml पर kg पर % ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग देंगे। क्लियर है? ये कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, ये कोलॉइड सॉल्यूशन होता है, और देन कोलॉइड नॉट गिवन फास्ट 24 आवर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पर्सन्स को आप कोलॉइड वाला फ्लूइड 24 घंटे के बाद में देंगे, पहले नहीं देना है, पहले नहीं देना है, ये याद रखना। पहले हम फ्लूइड देंगे, पहले फ्लूइड देंगे, फिर प्रोटीन देंगे। क्यों नहीं देंगे पहले प्रोटीन? देखो रीजन लिखा है कि बर्न वाले पर्सन में आप प्रोटीन इसलिए नहीं दे सकते कि बर्न वाले पर्सन में कैपिलरीज क्या हो जाती हैं स्टूडेंट, डैमेज हो जाती है। बर्न से पर्सन की कैपिलरीज भी तो जलेंगी, कैपिलरीज बर्न हो जाएंगी तो इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी। भाई बर्न होने से वेसल्स या कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, कैपिलरीज की परमेबिलिटी बढ़ेगी तो कैपिलरीज के अंदर का फ्लूइड किधर चला जाएगा, सारा फ्लूइड बाहर चला जाएगा, सारा फ्लूइड बाहर चला जाएगा। तो देखो प्रोटीन शिफ्ट इनटू टिश्यू, यदि आप 24 आवर्स के अंदर अंदर प्रोटीन दोगे तो कैपिलरीज की परमेबिलिटी तो बढ़ी हुई है पहले से ही, आप प्रोटीन दे दिया तो वेसल्स या कैपिलरीज में जो प्रोटीन जाएगी वो फिर बाहर चली जाएगी, और बाहर जाके फिर वही काम करेगी कि वो अपनी तरफ फ्लूइड को खींचेगी, और वेसल्स में जो थोड़ा बहुत फ्लूइड बच गया वो भी बाहर चला जाएगा। पर्सन मरने वाला नहीं था, लेकिन हमने जबरदस्ती उसको मारने की कोशिश कर दी यहाँ पे। तो प्रोटीन नहीं देना है पहले 24 आवर्स के अंदर। फ्लूइड शिफ्ट फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स से फ्लूइड शिफ्ट हो जाएगा, और पर्सन के बहुत ज्यादा सीवियर क्या हो जाएगी, हाइपोवोलीमिया हो जाएगा, बहुत ज्यादा सीवियर हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। तो हमेशा आप एक डियर नर्स है जो कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, जो फ्यूचर के अंदर किसी पेशेंट को क्या करेंगे, यहाँ पे ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जो काम करना वो सारी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग करेंगे। आगे देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि कैलकुलेटेड फ्लूइड फॉर एक फॉर्मूला यूज करवा के उसको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, कि एक कैलकुलेटेड फ्लूइड फॉर ए 50 kg एक पर्सन का वजन है विथ एंटीरियर चेस्ट वॉल बर्न। पर्सन का एंटीरियर चेस्ट क्या हो गया, बर्न हो गया है, तो उसको फ्लूइड कैसे देंगे? तो देखो बहुत सिंपल सा है, हमने ये पढ़ा था कि 4 ml पर केजी, तो केजी क्या है यहाँ पे 50 केजी है, और आगे लिखा है % ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया की बात की। तो टोटल बॉडी सरफेस एरिया की बात की है, तो यहाँ पे क्या बर्न हुआ है स्टूडेंट, ओनली चेस्ट वॉल बर्न हुई है, चेस्ट वॉल बर्न हुई है। तो चेस्ट वाला एरिया कितना माना जाएगा, 9%। कितना माना जाएगा, 9% माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे यदि एंटीरियर ट्रंक आता तो हम 18% मानते, लेकिन ओनली चेस्ट के बारे में पूछा है तो ओनली 9% ही बोलेंगे, 18% नहीं बोलेंगे। हम तीनों को कैलकुलेटेड करेंगे तो आएगा 1800 ml। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी एग्जाम के अंदर यदि आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आए तो हम इसको कैसे भी निकालें, क्योंकि हमने फॉर्मूला सारे पढ़ लिए थे, रूल ऑफ 9 पढ़ लिए, रूल ऑफ 5 पढ़ लिए, लन और ब्राउडर के फॉर्मूले भी पढ़ लिए यहाँ पे। तो कोई सा भी फॉर्मूला से कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए हम रुकने वाले नहीं है। ये वही बात है जो पहले वाली बात थी। आगे हम बात करेंगे ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि नोट बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द टिश्यू परफ्यूजन और सक्सेसफुल बर्न मैनेजमेंट। यदि आपने पहले 24 आवर्स में पर्सन को क्या किया है, फ्लूइड दिया है, लेकिन वो फ्लूइड बॉडी को काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसको चेक करने के लिए यहाँ पे बेस्ट इंडिकेटर क्या होगा कि हमने फ्लूइड दिया, पर्सन की काम किया, पर्सन ने रिकवरी कर ली है, पर्सन का हमने जो मैनेजमेंट किया वो बहुत सक्सेसफुल मैनेजमेंट हुआ है कि अब पर्सन खतरे से बाहर है, ऐसा पता चलाने के लिए कौन सा बेस्ट इंडिकेटर मानते हैं, तो बोलते हैं यूरिन आउटपुट। हमने फ्लूइड तो दिया,
यदि फ्लूइड देने के बाद में उसको यूरिन आउटपुट भी नॉर्मल होना चाहिए, नहीं तो फ्लूइड अंदर जाके क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। पहले एडिमा हो रही थी पर्सन्स को और फ्लूइड देके एडिमा कर दिया, तो वो मैनेजमेंट आपका सक्सेसफुल मैनेजमेंट नहीं है। आपने फ्लूइड दिया है तो उसके बाद में उसका एडिक्वेट यूरिन आउटपुट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे पर्सन्स का नॉर्मल 30 to 50 ml पर आवर के हिसाब से क्या होना चाहिए, उसका यूरिन आउटपुट होना चाहिए। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बेस्ट इंडिकेटर ऑफ बर्न पर्सन्स फॉर सक्सेसफुल मैनेजमेंट, तो राइट आंसर क्या होगा, यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट। यस, तो ये ml के अकॉर्डिंग केजी के अकॉर्डिंग भी हम यूज कर सकते हैं, 1 ml पर केजी पर आवर के अकॉर्डिंग भी नॉर्मल माना गया है, ठीक है। तो ये तो था फ्लूइड का, ये तो था फ्लूइड का। नेक्स्ट हम मैनेजमेंट करें न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट करना है, पर्सन को कुछ इस प्रकार का न्यूट्रिटिव एजेंट देंगे ताकि बर्न का जो टिश्यू है वो जल्दी हील हो जाए और पर्सन जल्दी रिकवरी कर ले, जल्दी रिकवरी कर ले। तो उसके लिए क्या करेंगे, कैलोरीज 60 किलो कैलोरी पर केजी के हिसाब से देंगे पर्सन को, प्लस 35 किलो कैलोरी पर परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया, टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग पर्सन्स को क्या करना है, कैलोरीज यूज करवानी है, कैलोरीज यूज करवानी है बर्न वाले पर्सन्स को। इसके अलावा प्रोटीन देना है, तो 3 ग्राम पर केजी पर 3 ग्राम पर केजी प्लस 1 ग्राम टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग क्या करना है, पर्सन्स को प्रोटीन देना है। तो 60 किलो कैलोरी पर केजी, 35 किलो कैलोरी पर परसेंट। याद रहेगा कैलोरी का फॉर्मूला है, प्रोटीन का फॉर्मूला है कि पर्सन्स को प्रोटीन 3 ग्राम पर केजी और 1 ग्राम परसेंट, 1 ग्राम पर परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग पर्सन्स को प्रोटीन देना है। तो दो चीजें याद रखना पर्सन्स के न्यूट्रिशन में, कैलोरीज और प्रोटीन यूज करवाते हैं। इसके अलावा कुछ विटामिन भी यूज होती है, वो विटामिन जो हीलिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाने के लिए पर्सन्स के अंदर वुंड को जल्दी हील करने वाली प्रोटीन यूज करवाते हैं। वो कौन कौन सी प्रोटीन है, विटामिन ए एंटी इन्फेक्टिव है, ये पर्सन्स को इतनी जल्दी इन्फेक्शन होने नहीं देगी। विटामिन सी वुंड को हील करने में सहायक होती है, और जिंक डाइट होती है, ये वुंड को बहुत जल्दी हील करती है, यानी ये भी एक तरह से इम्यूनिटी का काम करती है और पर्सन्स के अंदर बहुत जल्दी क्या लेके आएगी, इम्यूनिटी डेवलप करेगी, वुंड को बहुत जल्दी रिकवर करेगी, यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए, जो हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े थे उन्हीं को यहाँ पे हमने अप्लाई किया है कि कैलकुलेटेड द कैलोरीज एंड प्रोटीन्स रिक्वायरमेंट फॉर ए 60 kg पर्सन विथ 50% टोटल बॉडी सरफेस एरिया। यानी कि एक पर्सन है, उसका वजन कितना माना है, उसका वजन है 60 kg का, एक 60 kg का पर्सन है और उसका 50% टोटल बॉडी सरफेस एरिया का बर्न हुआ है, उसके 50% टोटल बॉडी सरफेस एरिया में बर्न हुआ है। तो उस वाले पर्सन्स के लिए कौन कौन से फॉर्मूला, जो फॉर्मूला हमने पढ़े थे उनमें अप्लाई करना है कि हमने पढ़ा था, कैलोरी पढ़ी थी कि 60 किलो कैलोरी पर केजी, तो केजी कितना है यहाँ पे 60 केजी है, प्लस 35 किलो कैलोरी पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है 50 है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया 50 है। तो जब सबको हम कैलकुलेटेड करेंगे 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा, प्लस 35 प्लस 50 होंगे तो 1750 हो जाएगा, 1750, और दोनों को हम यदि एक साथ जोड़ देंगे तो राइट क्या होगा 5350 किलो कैलोरी दे सकते हैं पर्सन्स को। तो ये इस तरीके से भी हम इसको याद किया जा सकते हैं, इस तरीके से भी हम इसको क्लियर कर सकते हैं कि किसी पर्सन्स को कैलोरी देना है तो इस फॉर्मूले से दे सकते हैं, किसी पर्सन्स को प्रोटीन देना है तो इस फॉर्मूले से यूज करवा सकते हैं। प्रोटीन देना है तो प्रोटीन क्या पड़ी थी कि 3 ग्राम पर केजी, तो केजी कितना यहाँ पे 60 है, 60 केजी है, प्लस 1 ग्राम पर टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना है यहाँ पे 50 है। तो इस सीक्वेंस में हम पर्सन्स को प्रोटीन देते हैं और 3 इंटू 60 180 और 1 इंटू 50 और 180 प्लस 50 बराबर 230 ग्राम, 230 ग्राम प्रोटीन देता है पर्सन्स को इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, और कैलोरी कितना दे रहा है 5350 किलो कैलोरी दे रहा है। ठीक है, तो हमने देखो तीनों चीजें पढ़ी है। पर्सन्स में फ्लूइड देने का, फ्लूइड किस प्रकार से देते हैं वो भी हमने देखा है, फ्लूइड के फॉर्मूला भी देखे हैं,
कैलोरी कितनी देनी है, कैलोरी किस फॉर्मूला से देनी है वो भी हमने देखी है। पर्सन्स को प्रोटीन है तो प्रोटीन किस फॉर्मूला से देनी है वो भी हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्यूट फेज की। हमने जो पढ़ा है अभी वो सारी इमरजेंसी वाली फेज की बात की है। अभी जो बात कर रहे हैं वो कौन सी फेज है, एक्यूट या एक्टिव फेज। एक्यूट या एक्टिव फेज यानी इमरजेंसी फेज में पर्सन को हमने बचा लिया है, अब बचा लिया है, अब पर्सन्स को हम एक्यूट फेज की बात करेंगे कि पर्सन्स को अब ज़्यादा जल्दी उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करें, यानी जितना जल्दी अब उसको हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे वो जितना जल्दी डिस्चार्ज होगा। तो देखो एक्यूट और एक्टिव फेज के अंदर जो बर्न में वुंड हो गया है, जो वुंड हो गया उसकी केयर करना ताकि इन्फेक्शन से बचाया जा सके। वुंड की केयर करता है, वुंड को क्लीन करना और ड्रेसिंग करनी है, टाइम टू टाइम ड्रेसिंग करनी है ताकि इन्फेक्शन नहीं हो, क्योंकि पर्सन्स में बर्न वाले पर्सन में बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इन्फेक्शन के, बहुत ज़्यादा चांस होते हैं इन्फेक्शन के। और जो डेथ होती है सेकेंडरी कॉजेज के वो होता है बर्न सेप्सिस, वो होता है बर्न सेप्सिस के कारण डेथ होती है स्टूडेंट। तो पर्सन्स के ड्रेसिंग करना है वुंड पे, उसको क्लीन करना है। नेक्स्ट वन है डेब्रेटमेंट। डेब्रेटमेंट किसको बोलते हैं स्टूडेंट, जो बर्न वाला वुंड है उस वुंड के ऊपर टिश्यू डेड होते हैं वो वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं। डेड वाले टिश्यू इकट्ठे हो गए तो अब वुंड को हील नहीं होने देंगे, तो हम क्या करेंगे उस डेब्रीमेंट पार्ट को रिमूव करेंगे। उसको रिमूव करने के लिए हम NH सॉल्यूशन का यूज करेंगे। NH सॉल्यूशन से उस पार्ट को यदि रिमूव कर दोगे आप तो वो वुंड जल्दी जल्दी हील होने लग जाएगा, ठीक है। तो रिमूव ऑफ द डेड टिश्यू और इम्प्रूव हीलिंग को इम्प्रूव करना है, और नॉर्मल सलाइन से इन डेब्रीमेंट को हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं। तो दो यहाँ पे एक्यूट फेज में दो काम कर दिए, पहले वुंड की केयर किया, उसको ड्रेसिंग किया, डेब्रीमेंट को NH सॉल्यूशन से क्या कर दिया रिमूव कर दिया। यस, आगे देखो ऑइंटमेंट यूज करवाते हैं। ऑइंटमेंट यूज करवाते हैं, कोई पर्सन जल जाता है तो जलने वाले पर्सन्स के लिए कौन सी ऑइंटमेंट आती है, तो पर्सन्स के पहले हम ऑइंटमेंट यूज करवाते हैं सिल्वर सल्फाडाइजिन। सिल्वर सल्फाडाइजिन किसमें यूज करवाई जाती है, अडल्ट में। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बर्न वाले पर्सन्स के लिए विच टाइप ऑफ ऑइंटमेंट यूज, तो यहाँ पे यदि अडल्ट और बच्चा नहीं लिखा है तो राइट आंसर क्या होगा सिल्वर सल्फाडाइजिन। यहाँ पे हमने इसको सेपरेट किया है कि सिल्वर सल्फाडाइजिन मोस्टली किस में यूज करवाते हैं, अडल्ट वाले पर्सन में यूज करवाते हैं। और सोप्रामाइसिन मेडिसिन है वो चिल्ड्रन में यूज होती है। चिल्ड्रन में कौन सी ड्रग यूज करवाते हैं, सोप्रामाइसिन। अडल्ट में सिल्वर सल्फाडाइजिन यूज होती है। बिटाडिन ऑइंटमेंट यूज करवाते हैं जो पर्सन इलेक्ट्रिकल बर्न हो जाता है। इलेक्ट्रिकल बर्न बहुत डेंजर वाला बर्न था, उसमें हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट होकर पर्सन की डेथ हो रही थी। तो इलेक्ट्रिकल बर्न में जो वुंड बनते हैं उन वुंड को क्लीन कौन से सॉल्यूशन से किया जाता है, बिटाडिन वाले सॉल्यूशन। तो बिटाडिन आयोडीन सॉल्यूशन यूज होता है जिसको यहाँ पे यूज करवाएंगे। नेक्स्ट एंटीबायोटिक है नियोमाइसिन। नियोमाइसिन एंटीबायोटिक किसमें, फेशियल बर्न। यदि किसी पर्सन का फेस बर्न हो जाता है उस फेस बर्न वाले पर्सन में कौन सी ड्रग यूज करवाते हैं, नियोमाइसिन। और एक चीज याद रखना, ये जो नियोमाइसिन ड्रग है ये आप इम्यूनाइजेशन के अंदर जो वैक्सीन पढ़ते हो उस वैक्सीन में एक वैक्सीन आती है जिसको बोलते हैं IPV। IPV इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन का इफेक्ट बढ़ाने के लिए कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है, कौन सी एंटीबायोटिक यूज की जाती है, तो बोलेंगे नियोमाइसिन। ये एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए यूज करवाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एक बर्न वाले पर्सन है उसके वुंड को हील करवाना है और जितना जल्दी हो सके उतना उसको हील करेंगे। तो हील करने के लिए क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा टिश्यू ग्रोथ। जैसे ही पर्सन का वुंड है, जैसे किसी पर्सन का ये वुंड है, जब इस वुंड के अंदर टिश्यू की ग्रोथ होगी, टिश्यू आपस में मल्टीपल होंगे, मल्टीप्लाई होने के चक्कर में कई बार टिश्यू की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है। टिश्यू की ग्रोथ ज्यादा ओवर ग्रोथ हो जाती है, और ओवर ग्रोथ हो जाती है उसको क्या बोलेंगे, फेसिया। इस फेसिया का जब भी डेवलपमेंट होगा यानी ओवर ग्रोथ होगी तो सबसे पहले साइन क्या आएगा स्टूडेंट, साइन क्या आएगा, वीक और एब्सेंट पल्स। यानी कि आप सपोज करो कि आपके हाथ जल गया यहां से
उस हाथ के जले हुए पार्ट पे यहाँ पे वुंड है, इस वुंड में टिश्यू की ओवरग्रोथ हो गई है और ओवरग्रोथ होके उसने वेसल्स को दबा दिया और वेसल्स दब गई तो आगे वाले पार्ट में, इसके डिस्टल वाले पार्ट में आपको पल्स फील नहीं होगी, पल्स फील नहीं होगी। तो इसको क्या इंडिकेट किया जाएगा? कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम हमने पहले प्रीवियसली क्लासों के अंदर बहुत अच्छी तरह से इसका डिस्कशन दिया है, आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है जब फेसिया वाली कंडीशन आएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन है ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर बाय कास्ट, ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर बाय कास्ट सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट हमने क्या किया, इस फेसिया को रिमूव कर दिया, सर्जरी के द्वारा इस फेसिया को कट कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया और इस फेसिया को रिमूव करने वाली सर्जरी को क्या बोलेंगे? फेसियोटोमी। फेसियोटोमी, तो फेसियोटोमी में फेसिया को रिमूव कर दिया और जैसे ही फेसिया को रिमूव करेगा तो यहाँ पे फिर फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ द नर्स आफ्टर फेसियोटोमी अपीयरेंस ऑफ डिस्टल पल्स। बहुत इजी सा है, मतलब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि बस यहाँ से हाथ जला है, फेसिया बना था, पल्स फील नहीं हुई थी, फेसिया हटा दिया, पल्स फील होने लग गई, तो इसका मतलब हमने जो सर्जरी की है वो सर्जरी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई, सक्सेसफुल हो गई है। तो इस प्रकार से फेसिया प्रेजेंस और एब्सेंस की बात की, दोनों के साइन है वो अलग अलग देखने को मिलेंगे। क्लियर स्टूडेंट? ठीक है, आगे देखते हैं। कॉम्प्लिकेशन आएंगे, कॉम्प्लिकेशन आएंगे। जो कॉम्प्लिकेशन हमने देखे थे उसका भी मैनेजमेंट करना है। बर्न वाले पर्सन्स में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे? पहला कॉम्प्लिकेशन, और इसका क्वेश्चन है सीएचओ के अंदर, इसका क्वेश्चन है 101% क्वेश्चन है, क्योंकि वो प्रीवियसली जो सीएचओ की एग्जाम है उसके अंदर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो आगे भी आपको मिलने वाला है। तो कर्लिंग अल्सर हमने पढ़ा था। कर्लिंग अल्सर का रीजन क्या था कि किसी भी पर्सन्स के बर्न होता है, हाइपोवोलीमिया होता है, स्टोमक को ब्लड नहीं मिलेगा, ब्लड नहीं मिलेगा, स्टोमक में अल्सर बनने लग जाएंगे। बर्न वाले पर्सन में कौन से अल्सर होते हैं? कर्लिंग वाले अल्सर होते हैं। और कर्लिंग वाले अल्सर को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज करवाते हैं? एंटासिड ड्रग्स। ये एंटासिड क्या करते हैं? उस अल्सर के अंदर जो पीएच होती है, उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं ताकि वो पे और ज्यादा इंजरी नहीं हो। और इसके अलावा प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये दोनों एचसीएल का ही काम, एचसीएल को कम करने का काम करते हैं कि एंटासिड यूज करवाओ चाहे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज करवाओ। राबेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, ओमेप्राजोल, ये सारी ड्रग्स क्या है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग्स हैं। तो ये हम यूज करवाते हैं कौन सी कंडीशन में? अल्सर वाली कंडीशन में, उसको ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन आया था मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस में क्या था कि पर्सन्स की जो सेल थी उस सेल के बाहर क्या चला गया था? पोटेशियम चला गया था। तो पीएच को उसने कम कर दिया और पीएच कम को क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। उस एसिडोसिस को वापस सही करने के लिए क्या यूज करवाएंगे? NaSCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करवाते हैं। ये सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगा? वापिस उस कंटेंट्स को मेंटेन करने की कोशिश करेगा, वापस मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो देखो कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं NICU के अंदर एडमिट होते हैं, उनको आपने देखा होगा जब भी आप NICU में काम किया तो वहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट का डेली एक डोज लगाई जाती है। वो रीजन क्या होती है कि कोई भी पर्सन होता है, उसके कोई ट्रीटमेंट चलता है तो उसमें पीएच अबनॉर्मल होने की चांस रहती है, तो उसमें पीएच को मेंटेन करने के लिए हम सोडियम बाइकार्बोनेट का डोज लगाया जाता है पर्सन को। तो यहाँ पे भी हम यूज करवाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे टाइप ऑफ स्किन ग्राफ्टिंग। क्या है कि पर्सन्स का पार्ट इतना ज्यादा जल गया है कि अंदर तक हमारी बोन है वो भी जल गई, तो अब की बार हीलिंग नहीं होने वाली है, वहां पे हीलिंग नहीं होने वाली। अब की बार क्या करना पड़ेगा? वहां पे ग्राफ्टिंग करनी पड़ेगी, यानी कि अब की बार उस एरिया को हील करने के लिए हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट से स्किन को लाके यहाँ चिपकानी पड़ेगी, तभी जाके ट्रीट होगी, नहीं तो ट्रीट अपने आप नहीं होने वाली है। तो स्किन ग्राफ्ट में पहला आता है ऑटोग्राफ्ट। ऑटो का मतलब खुद ही होता है। पर्सन जैसे हाथ जल गया तो पर्सन के जो थाई है उस थाई की मसल्स को वहां से रिमूव करके यहाँ पे लगा देंगे। तो थाई वाली मसल्स है, फोर आर्म की मसल्स है, वो यूज करवाते हैं पर्सन के। तो देखो इसमें कहाँ यूज करवा सकते हैं? देखो इन दिस ग्राफ्टिंग द सेम इंडिविजुअल जिसका हाथ जला है, पैर जला है, डिफरेंट साइड से, यदि हाथ जला है तो पैर से ले लेंगे, पैर जला है तो हाथ से ले लेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट साइड से हम स्किन को रिमूव करते हैं। और साइड है जैसे थाई से ले सकते हैं, इनर एस्पेक्ट ऑफ आर्म,
आर्म्स और थाई से स्किन को रिमूव कर सकते हैं और टिश्यू को, जले हुए टिश्यू को यहाँ पे ट्रीट किया जा सकता है। तो ऑटोग्राफ्ट, सिंपल सा क्वेश्चन, आपको अंदर से कुछ पूछा नहीं जाएगा, ये सिंपल सा पूछेगी ऑटोग्राफ्ट का मतलब क्या होता है। तो सेम इंडिविजुअल बर्न हुआ है, उसकी डिफरेंट साइड से स्किन लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट को क्या बोल सकते हैं आपको, इसको दूसरा नाम भी है, इसको सिन ग्राफ्ट भी बोलता है। सिन ग्राफ्ट या आइसोग्राफ्ट एक ही बात है। आइसो का मतलब क्या है, इन दिस ग्राफ्टिंग यूज द सेम जेनेटिक मटेरियल। इसका मतलब हुआ, देखो पहले वाले में तो पर्सन के खुद के पार्ट से लेना है, दूसरे आइसो का मतलब होता है कि जो दो पर्सन है लेकिन वो आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल ट्विंस बोलेंगे। बस देखो जो पर्सन का जन्म हुआ है वो एक साथ हुआ है, दोनों का जन्म एक साथ हुआ है, वो आइडेंटिकल ट्विंस है। और आइडेंटिकल ट्विंस से स्किन लेनी है, अपने भाई से लेनी है, अपनी बहन से लेनी है, और वो आइडेंटिकल है, तो उसको कौन सी ग्राफ्ट बोलेंगे, आइसोग्राफ्ट। उसको क्या बोलेंगे, आइसोग्राफ्ट। क्लियर है। आगे देखो एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट को होमोग्राफ्ट भी बोलते हैं। अब की बार आइडेंटिकल ट्विंस की बात नहीं हुई है स्टूडेंट कि भाई और बहन सगे हैं और वो एक साथ जन्म हुआ उनका। अब की बार ये जरूरी नहीं है। अब की बार जैसे आपके परिवार में कोई भी बर्न हुआ है तो आपका परिवार का कोई भी सदस्य की स्किन ली जा सकती है वहां पे, उसको बोल सकते हैं क्या आप, एलोग्राफ्ट। उसको एलोग्राफ्ट बोलते हैं। उसको ही होमोग्राफ्ट बोला था कि सेम स्पीसीज, जैसे ह्यूमन है तो अदर ह्यूमन से ली जा सकती है, अदर ह्यूमन से ली जा सकती है। यूज फॉर ग्राफ्टिंग ह्यूमन स्किन विच अदर देन बर्न पेशेंट, दूसरे पर्सन जो नॉर्मल है उसकी स्किन लेना। और लास्ट वन है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, जीनोग्राफ्ट किसको बोलते हैं। जीनोग्राफ्ट किसको बोलते हैं, जीनोग्राफ्ट को हेटेरोग्राफ्ट भी बोलते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। जीनोग्राफ्ट को क्या बोल सकते हैं आप, हेटेरोग्राफ्ट भी बोलते हैं। तो इसके अंदर डिफरेंट स्पीसीज आर यूज फॉर ग्राफ्टिंग। अब की बार जैसे आदमी बर्न हुआ है तो आप एनिमल्स, जानवरों से स्किन लगा के लेकर आदमी के लगा सकते हो, है ना। तो दूसरी स्पीसीज जैसे पिग स्किन है, सुअर की स्किन आप आदमी के लगा सकते हो, सुअर की स्किन आदमी के लगा सकते हो। कौन सी ग्राफ्टिंग होगी, जीनोग्राफ्टिंग। दूसरे आदमी से स्किन ले सकते हो, एलोग्राफ्टिंग। आइडेंटिकल ट्विन से ले सकते हो, आइसोग्राफ्टिंग। और खुद के बॉडी से ले सकते हो, ऑटोग्राफ्टिंग। ये 4 ग्राफ्टिंग है और इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारे बर्न का टॉपिक जो यहाँ पे कंप्लीट होता है स्टूडेंट। और हमने इस बर्न को 4 भागों में डिवाइड किया है और हम बहुत आपसे आशा करते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट, बहुत बहुत धन्यवाद।